पैसा कमाओ और कंज्यूमर को भूल जाओ। कंपनियों की इसी एक तरफा रवैये को बदलने की कोशिश है पहरेदार। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और हम हैं कंपनियों की मनमानी में फंसे कंज्यूमर की आवाज, देश का इकलौता टीवी शो जो करता है आपके हक की बात। इस हफ्ते पहरेदार में आरबीआई कहता है कि अगर आपके ई वॉलेट से फ्रॉड हुआ है तो आपको तुरंत राहत मिलेगी, लेकिन ई वॉलेट कंपनी मोबीक्विक कर रही है आरबीआई के नियमों की अनदेखी। ऑनलाइन फर्नीचर बनाने वाली देश की नंबर 1 कंपनी पेपरफ्राई से सामान खरीदकर क्यों पछताया कंज्यूमर, और लोन चुकाने के बाद हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आपके मॉर्गेज दस्तावेजों को ना लौटाए तो फिर कंज्यूमर फोरम दिलाएगा आपको अपना हक। शानदार ऑफर्स, आसानी से पेमेंट और कैश के झंझट से छुटकारा, ये सब आपको प्रॉमिस करता है आपका डिजिटल वॉलेट, जिसको आप ई वॉलेट भी कहते हैं। लेकिन ये वॉलेट्स आपके साथ हुए फ्रॉड को लेकर कितने सचेत हैं, आपके सामने रखते हैं दिल्ली के विपिन अग्रवाल का केस। विपिन 9 फरवरी को अपने घर में बैठे थे, अचानक से उन्हें पता चलता है, एक मैसेज आता है कि उनके ई वॉलेट मोबीक्विक वॉलेट से 1600 रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। लेकिन कैच ये था कि ये तो घर में बैठे थे और ना ही विपिन कोई ट्रांजैक्शन कर रहे थे, कहीं खरीद फरोख्त नहीं कर रहे थे। फिर ये पैसे गए तो कहाँ गए? तो अपनी परेशानी के साथ विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, उस दिन क्या हुआ अचानक जब आपको पता चला कि आपके मोबीक्विक के वॉलेट से 1600 रुपए निकल गए हैं, आप किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन उस समय नहीं कर रहे थे, क्या बीती आप पर, क्या कदम आपने अगला उठाया विपिन? नमस्कार मैम। नमस्ते। तो उस दिन मैं अपने घर में बैठा हुआ था जब ये ट्रांजैक्शन हुआ, और ये काफी सरप्राइज था मेरे लिए, बिकॉज एक 1600 रुपए का ट्रांजैक्शन आपके ई वॉलेट से होता है विदाउट आपके ओटीपी के। तो मैंने क्या किया, उसी टाइम इनके एक हेल्पलाइन, मोबीक्विक का हेल्पलाइन है इनकी उस पे एप्लीकेशन के ऊपर। तो मैंने उसमें एक कंप्लेंट रजिस्टर की और उसके स्क्रीनशॉट्स लेके अपने पास रख लिए। बट ये काफी सरप्राइज था, बहुत ढूंढने के बाद भी मुझे मोबीक्विक का एक कस्टमर केयर नंबर नहीं मिला। और आपने ऐप में शिकायत दर्ज की। जब आप मोबीक्विक से ट्रांजैक्ट करते तो आपको एक ओटीपी आता है और उसके बाद ही ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होता है, राइट मैम। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं हुआ और काफी शॉकिंग था, क्योंकि ये वॉलेट में से ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो गए। बिल्कुल, और आप उस समय कहीं ऑनलाइन बैठ के कुछ ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे थे, आप एकदम ये 100% श्योर होके बोल सकते हैं विपिन? यस मैम, यस। इवन आई वाज, मतलब मैं अपने घर में बैठा हुआ था उस दिन और कुछ भी कोई एक्टिविटी नहीं थी ऑनलाइन, कोई भी एक्टिविटी हम नहीं कर रहे थे। ठीक है, कोई ओटीपी नहीं आया, 1600 रुपए निकल गए, आपने ऐप में बड़ी मुश्किल से ढूंढा, कंप्लेन दर्ज की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्या मोबीक्विक ने आपसे संपर्क किया अगले दिन? क्योंकि ये आपने कहा कि ये रात के 9 बजे के बाद की वारदात थी, तो अगले दिन या उसके अगले दिन कभी भी मोबीक्विक से आपके पास फोन पहुंचा कि आपने ये कंप्लेन दर्ज की हमारे पास? नहीं मैम, कोई फोन नहीं, कोई ईमेल का रिप्लाई नहीं, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। तो मैंने फ्रस्ट्रेट हो गए 4-5 दिनों के बाद पहरेदार टीम को एक सीसी करके मेल में ऐड किया। उसके बाद मुझे मोबीक्विक मेल आता है कि हम आपका केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और आपको इसकी जानकारी देंगे। ठीक है। बट अगेन सरप्राइज, वो 10 दिनों के बाद भी मुझे वहाँ से कोई रिवर्ट नहीं आया। तो थैंक्स टू पहरेदार टीम, उन्होंने मेरी हेल्प की और उन लोगों से पता नहीं कैसे उन्होंने उनसे बात की आपकी टीम में, क्योंकि मैं उनसे बात नहीं कर पाया अब टीम से आज तक। आपको पता ही नहीं चला कि अगर शिकायत है तो किससे बात की जाए मोबीक्विक में। बताइए, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पर कैसे अप्रोच किया जाए जब इस तरह का फ्रॉड ट्रांजैक्शन हो जाए? विपिन इस सवाल का जवाब अभी भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन विपिन, आपके ये पैसे पहरेदार ने सक्सेसफुली आपको वापस करवा दिए मोबीक्विक से? यस, थैंक्स टू पहरेदार टीम। ये पैसा मेरा अभी 2 दिन पहले ही मोबीक्विक ने वापस कर दिया, रिवर्ट कर दिया। चलिए, तो आप राहत की सांस ले रहे हैं। आपको लग रहा था ये पैसा गया, लगता अब आएगा नहीं? यस, मुझे नहीं पता, मतलब नहीं लग रहा था कि पैसा वापस आएगा। चलिए, तो उम्मीद छोड़ दी थी विपिन ने, लेकिन हमने मदद की। 1600 रुपए का जो ये फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ था उसे लौटाने में हम कामयाब हुए हैं। फ्रॉड ट्रांजैक्शन का शिकार हुए विपिन अग्रवाल लगातार मोबीक्विक के सामने अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन कंपनी टस से मस नहीं हो रही थी। कंपनी ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें बताया है कि कंपनी किसी भी फ्रॉड के मामले को काफी गंभीरता से लेती है और इस केस को भी काफी सीरियसली ले रही है और इसकी जांच चल रही है। कंपनी का कहना है कि वॉलेट से हुए ट्रांजैक्शन में काफी सारे सर्विस प्रोवाइडर या इंटरमीडियरीज
जो हैं वो शामिल होते हैं, इसलिए जांच में वक्त लगता है। लेकिन क्या आपने ये बात कभी विपिन को समझाई? विपिन तो बेचारे आपसे सवाल पूछने के लिए भी आपके नंबर को तलाशते रहे कि कैसे आपसे संपर्क किया जाए। उन्होंने जब भी कंप्लेन रेज की तो उसको आपने किस तरह से एड्रेस किया, विपिन की बातों से साफ पता चल रहा था कि विपिन एकदम अंधेरे में थे कि आप कुछ एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। पर हमें खुशी है मोबीक्विक ने एक्शन लिया, 1600 रुपए वापस विपिन को मिल गए। मुझे लगता है विपिन उन कुछ लकी कस्टमर्स में होंगे जिन्हें ये पैसे वापस मिल रहे हैं। देश में ऑनलाइन वॉलेट्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद हर साल बढ़ती जा रही है। एक आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। साल 2018 में ई वॉलेट यूजर्स की संख्या 7 करोड़ 30 लाख तक जा पहुंची थी, जो कि साल 2017 से करीब 40% ज्यादा है। 2016 में ई वॉलेट के जरिए ट्रांजैक्शन का आंकड़ा जहां 20,000 करोड़ पार किया था, लेकिन पिछले साल ये आंकड़ा बढ़कर 3 लाख करोड़ जा पहुंचा है। और इसी बड़ी तादाद को देखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जनवरी 2019 में ई वॉलेट इस्तेमाल करने वाले सभी ग्राहकों को और सशक्त बनाने के लिए ई वॉलेट के फ्रॉड को क्रेडिट डेबिट कार्ड फ्रॉड के तर्ज पर ट्रीट करने के लिए निर्देश दिए थे। आरबीआई का सर्कुलर हमें यह कहता है कि सभी डिजिटल पेमेंट इंस्ट्रूमेंट वाली कंपनी यानी ई वॉलेट कंपनियों को फ्रॉड के शिकार कंज्यूमर की लायबिलिटी कम करने के साथ ही तुरंत राहत देने चाहिए। इसके मुताबिक अगर कोई भी कंज्यूमर ई वॉलेट में हुए फ्रॉड की जानकारी तुरंत देता है तो कंपनी को पूरी रकम 10 दिन के अंदर कंज्यूमर को लौटानी होगी। साथ ही कंपनी के पास 90 दिन का समय होगा जिसमें कंपनी कंज्यूमर के साथ हुए फ्रॉड की जांच करेगी। आरबीआई का कहना है कि कंपनी सिर्फ ये कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि गलती कंज्यूमर की है। कंपनी को ये साबित करना होगा कि गलती कंपनी से नहीं हुई है और ऐसा नहीं करने पर कंज्यूमर को पूरी रकम लौटानी होगी। इस सर्कुलर का मकसद एक ही है कि ई वॉलेट का कंज्यूमर जो है वो बेखौफ होकर अपने वॉलेट का इस्तेमाल करे, और अगर कोई ऐसा नुकसान होता है जिसमें पता नहीं चल रहा कि गलती किसमें है तो कम से कम पैसे का नुकसान तो ना हो। कंज्यूमर के हक की पूरी तरह से रखवाली करने की कोशिश कर रहा है आरबीआई का ये सर्कुलर। लेकिन मोबीक्विक ने क्या किया हमारे सामने है, और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये ई वॉलेट कंपनियां आरबीआई के सर्कुलर को गंभीरता से लेती भी हैं या नहीं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइबर एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं पवन दुग्गल। पवन जी, आपने सुना विपिन का मामला, हमने आरबीआई का पूरा सर्कुलर सामने रख दिया। विपिन ने तुरंत संपर्क किया मोबीक्विक को, बताया, लेकिन मोबीक्विक का रिस्पांस मुझे लग रहा है इस केस में बहुत ठंडा रहा है। देखिए, मोबीक्विक का जितना अच्छा रिस्पांस होना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं रहा है, और ये मुझे आश्चर्य वाली बात लगती नहीं है। अभी कहीं ना कहीं बला जो है सिर से टल जाए, ये उद्देश्य होता है तमाम सारी प्रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट कंपनीज का, क्योंकि ये सर्कुलर नया आया है और क्योंकि शुरुआती दौर है, अधिकांश तौर पर उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो वो शायद उसी खामी का इस्तेमाल करते हुए अपनी लाइबिलिटी से बचना चाहते हैं। लेकिन देखिए, बहुत देर तक नहीं बच पाएंगे। ये सर्कुलर बहुत स्पष्ट है। अगर आपने 72 घंटे के अंदर आपने रिपोर्ट कर दी, तब आपकी कोई लायबिलिटी नहीं है, आपको 0% लायबिलिटी का सामना करना पड़ेगा, और बैंक को तमाम सारी या प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट सर्विस प्रोवाइडर को तमाम सारी लायबिलिटी भुगतनी पड़ेगी। हाँ, अगर ये कंपनी साबित कर दिखाए कि साहब मेरी प्रॉब्लम नहीं थी, मेरे यहाँ से नेग्लिजेंस नहीं हुई, तब फिर मामला थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि मोबीक्विक को एक जिम्मेवार सर्विस प्रोवाइडर होने के नाते अब ये दायित्व आपके ऊपर बनता है कि आप उपभोक्ताओं की इन तरह की शिकायतों को ज्यादा सीरियसली ले। अब ये बताइए पवन जी, इस तरह के ये प्री पेमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट्स इतने सारे बाजार में, सहूलियत भी होती है, लेकिन सहूलियत के साथ साथ मुझे लगता है इन डिजिटल वॉलेट्स को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि कंज्यूमर के शिकायतों का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। विपिन के केस में वो कह रहे थे मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था मैं उन्हें कैसे संपर्क करूं। तो जब ये इतनी सारी आपको सर्विसेज दे रहे हैं, क्या एक क्लैरिटी नहीं ला सकते कि अगर आपके साथ कुछ होता है आप यहाँ संपर्क करें, इस तरह से संपर्क करें, इस तरह से मामला एस्केलेट होगा? बिल्कुल, उन्हें ये उनका दायित्व बनता है कि उन्हें करना चाहिए। अपनी वॉलेट के अंतर्गत ही आपको नोटिफिकेशन देनी चाहिए उपभोक्ताओं को कि अगर आपको प्रॉब्लम हुई तो इस नंबर पर, इस ईमेल पर तुरंत संपर्क करें और हमें बताएं ये नोटिफिकेशन आ गई है, और हम तुरंत आपकी सेवा के लिए तत्पर होंगे। साथ ही साथ इन कंपनियों का ये भी दायित्व बनता है कि अपनी वेबसाइट पर अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स और अपनी ईमेल आईडीज जो कॉन्टैक्ट वाली हैं बहुत स्पष्ट तौर पर लिख सकें, ताकि लोगों को समय ना लगे ढूंढने में कि आपको किस तरीके से पहुंचाया जा सके। जितनी जल्दी आप ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे,
जितनी जल्दी अकाउंटेबल होंगे उतना ही कॉन्फिडेंस उपभोक्ता का आपकी सेवाओं के प्रति बढ़ेगा और चांसेस हैं उतना ही जल्दी आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। एब्सोल्युटली, आप कंज्यूमर तो जोड़ना चाहते हैं, लेकिन कंज्यूमर को आप सहूलियत के नाम पर उनकी शिकायत की सुनवाई अगर समय पर नहीं करेंगे तो काहे का कंज्यूमर और काहे की आपकी सर्विस, किसको फायदा हो रहा है? आपको नहीं लगता आरबीआई यहाँ पर एक ऐसा रोल निभा सकता है जिसमें इस पूरे सिस्टम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए, जिसमें कंज्यूमर की अनदेखी करके ये कंपनियां अपना बिजनेस यूं ही ना करती रहें? पवन जी, आरबीआई पर बहुत बड़ा दायित्व बनता है। आप सर्कुलर तो निकाल लाए हैं, अब आवश्यकता है आप इसे इफेक्टिवली इन्फोर्स करें और अगर जो कंपनियां आपकी सर्कुलर की बात नहीं मानती तो उनके बरखिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन करें, हो सके तो उनका लाइसेंस भी कुछ देर के लिए रद्द करें। एक आप मैसेज स्ट्रांग दे दें तो सारे मार्केट में बात फैल जाएगी कि साहब आरबीआई के साथ छेड़खानी नहीं करनी है और जितनी जल्दी हम इस नोटिफिकेशन का पालन करेंगे उतना ही अच्छा हमारे लिए और हमारे उपभोक्ताओं के लिए और उपभोक्ता संरक्षण के लिए होगा। थैंक यू सो मच पवन जी, आपने सारी बात रख दी। आरबीआई अगर चाहे, जिस तरह से बैंकों को उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया है, वैसे ही इस डिजिटल पेमेंट के इस पूरे इन्वायरमेंट में हमें ज़रूरी है कि आरबीआई जो निर्देश दे रहा है, जो प्रो कंज्यूमर हैं, उन्हें डिजिटल वॉलेट कंपनियां सुने और नहीं सुने तो आरबीआई को संज्ञान लेकर इनकी खबर लेनी चाहिए ताकि कंज्यूमर इस तरह से परेशान होकर दर दर ना घूमे। छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हमारी नज़र है ऑनलाइन फर्नीचर बेचने वाली कंपनी पेपर फ्राई पर। डिफेक्टिव प्रोडक्ट पहुंचता है कंज्यूमर के पास और डिफेक्टिव प्रोडक्ट को सुधारने में कितना वक्त लिया पेपर फ्राई ने, बताते हैं आगे। सामान खरीदना तो आसान है, लेकिन रेजोल्यूशन मिलना कितना मुश्किल। इसी साल जनवरी में ऑनलाइन फर्नीचर बेचने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी पेपर फ्राई ने 60 लाख ऑर्डर लेने का रिकॉर्ड बनाया और उसको सेलिब्रेट करने के लिए पेपर फ्राई 6 मिलियन स्माइल नाम से एक स्पेशल सेल भी चला रही है। लेकिन इन स्माइल्स और हैप्पीनेस के बीच में कंपनी के सैड कंज्यूमर का क्या? दिल्ली के पास नोएडा के अशफाक अली ने अपने लिए पेपर फ्राई से एक प्रोडक्ट बुक किया था, डाइनिंग टेबल बुक किया था अशफाक ने, लेकिन कंपनी ने जब इस प्रोडक्ट में खराबी निकली तो अशफाक की मदद ही नहीं कर पाए और कितने परेशान रहे अशफाक, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अशफाक जी नमस्ते, आपने बड़े शौक से एक डाइनिंग टेबल बुक किया था पेपर फ्राई से, आपके घर पहुंच गया प्रोडक्ट, लेकिन जब प्रोडक्ट घर पहुंचा उसके बाद आपकी परेशानी का सिलसिला शुरू हो गया, क्या हुआ था? मैडम मैंने 10 थैंक यू फॉर द पहरेदार। पहली बात तो ये, मैंने 10 जनवरी को एक अपना डाइनिंग टेबल बुक किया था जिसके लिए मैंने उनको 29,212 रुपीज पे किया। उनके प्रॉमिस के हिसाब से 25 जनवरी को मेरी डिलीवरी होनी थी, जो मेरी 23 तारीख को मटीरियल मेरे पास डाइनिंग टेबल घर पे डिलीवर हो गया। उसके बाद मिस्टर विष्णु आए जो उनके कारपेंटर थे, जब उन्होंने असेंबल करने की कोशिश की तो उसमें कुछ हार्डवेयर की कमी थी और एक मेरे चेयर के क्वेश्चन पे स्पॉट था। उन्होंने पिक्चर्स ली कि मैं इसको लेकर रिजॉल्व कर दूंगा और मैं भी कस्टमर केयर बता दूंगा, प्लीज आप ये फोन कर दो। उसके बाद कोई कंपनी की कोई सुनवाई नहीं। मैंने फिर दोबारा कस्टमर केयर को कॉल किया। उसके बाद 29 तारीख को जनवरी को मेरे पास मिस्टर हनीफ का फोन आया कि सर मैं आपका जो प्रॉब्लम है तो मैं आप ना मुझे प्रॉब्लम की पिक्चर शेयर कर दो चेयर की, तो मैं आपको अभी आगे क्वेश्चन लेकर सब कर देता हूँ। उसके बाद उन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं करी। मैं परेशान रहा। मैं डेली 27 जनवरी हर अल्टरनेट डे में मैंने कस्टमर केयर में फोन करना शुरू किया। शायद कस्टमर केयर से मैंने थोड़ी बदतमीजी, क्योंकि मेरा मेंटली आई वाज टॉर्चर। कंपनी ने मेरे को बहुत ज्यादा मेंटली परेशान किया। क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि वो आपकी सुन नहीं रहे हैं? आपको फिर गुस्सा भी आ गया, मुझे लगता है आप खुद ही यहाँ पर मुझे बता रहे कि आप थोड़े से नाराज हो गए थे। कितने का ये प्रोडक्ट था और आपको ऐसा क्यों लग रहा था वो सुन नहीं रहा? क्योंकि कोई आ नहीं रहा था घर में से असेंबल करने? कोई नहीं आ रहा। और कॉल सेंटर का आदमी जो वहाँ बैठा हुआ ही लिस्ट बात तो कहता जी कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, क्योंकि टेबल उसने ऊपर सिर्फ ऐसे रख दिया था, टॉप के ऊपर नीचे से पाए लगा के रख दिए थे, कुछ किया नहीं था, टाइट नहीं था। उसने मुझे बोला था इसको हिलाना मत, गिर जाएगा। अब जब मैं इमेज कंपनी को शेयर करता तो कंपनी कहती तो ठीक लगा, मैं क्यों बदलूंगा, तो वापिस हो सकता। मैं कहा भैया मुझे अपने पैसे वापिस चाहिए, मुझे नहीं पता। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो टिका हुआ है ऐसे, अगर हल्की सी ठोकर लग जाए, कुछ हो जाए, गिर जाए किसी के पैर पर तो क्या होगा। फाइनली अशफाक जी आपकी बात सुनी गई? बिल्कुल जी मैडम, मैं बहुत परेशान था। फिर मैंने आपके प्रोग्राम को मैं अक्सर देखता रहता हूँ, तो मैंने बहुत हिम्मत करी। मैंने कहा यार भाई एक बार मेरे को अप्रोच करना चाहिए, हो सकता है मेरा कोई सोल्यूशन निकल जाए। एंड थैंक्स टू पहरेदार, मैंने आपको जिस दिन मेल लिखा 19 तारीख को, उसके बाद से मेरे
आपके मेल जाने के बाद में बुध को ही मेरे पास मिस्टर मेरा प्रदीप का फोन आ गया, जो उनके सप्लाई चेन के एरिया मैनेजर थे, कि सर जी वो आपका मिस्टर प्रदीप बिलावा, ये रीजनल मैनेजर है सप्लाई चेन के, कि सर मैं आपका प्रॉब्लम देखा सर, बहुत परेशानी हुई आपको। यो मैं कहा भैया अब आप आज मुझसे बात करो, 1 महीने से मैं इतना परेशान हूँ कि मेरा 30,000 रुपया मुझे लगा शायद मेरा डूब गया पूरा। एब्सोल्युटली, इतना बुरा लगता होगा, 30,000 रुपए खर्च किए हैं। पर अशफाक जी, आप बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि हमारे संपर्क करने के बाद उन्होंने आपको पेपर फ्राई जो है वो जागी इस नींद से? बिल्कुल जी मैडम, आपको जिसे मैंने लेटर मेल डाली उसके दूसरे दिन ही ये मेरे को प्रदीप बिलावा जी ने कांटेक्ट किया और बहुत फोर्स किया पर्सनली घर पे आके मिलने के लिए। बट अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली मेरी मदर इन लॉ डेथ हो गई, तो हम लोग बॉम्बे जा रहे थे, तो मैंने उनको मना किया, बट वो बहुत कन्विंस रहे। फिर उन्होंने मेरे को बहुत अप्रोच करी कि मैं ये अपनी कंप्लेंट भी वापस ले लूं, और इन बिटवीन उन्होंने मुझे पैसा भी वापस किया और ही ऑफर्ड 15,000 का गिफ्ट वाउचर भी दिया उन्होंने, कि ये आपका 15,000 गिफ्ट वाउचर जो यू कैन यूज इन फ्यूचर। अब मैं पहरेदार को लिखूं कि मेरा केस सेटल्ड हो गया है और ये चीजें एयर में ना आए। बट मैंने कहा बॉस, अगर मैं आपने मेरे साथ जो भी बाद में किया है वो पहले नहीं किया था, तो मेरा जो केस सॉल्व हुआ थ्रू पहरेदार हुआ है। अगर पहरेदार बीच में नहीं होता तो मैं 1 महीने से मैं ऑलरेडी मेंटली टेंशन में था, तो मैं ये तो पहरेदार को इंटरव्यू दूंगा ही दूंगा। थैंक यू सो मच अशफाक जी हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आप इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं कि हमारी वजह से आपको मदद मिली, और मुझे ये भी अच्छा लगा कि अशफाक जी ने बहुत सफाई से बताया कि वो झुंझला गए थे, परेशान हो गए थे, उन्होंने गुस्सा किया है काफ़ी, और हो सकता है उनसे थोड़े से कुछ बातें ऊपर नीचे हो गई होंगी, लेकिन साथ ही में अब बार बार ये पेपर फ्राई के जो प्रदीप जी हैं उनका भी जिक्र बार बार करें कि कैसे वो उनके घर आए और उनकी मदद की, और अब वो संतुष्ट है। थैंक यू सो मच अशफाक जी हमसे बात करने के लिए। और अब हमारा ये फर्ज है कि हम बताएं कि पेपर फ्राई ने अपने आधिकारिक जवाब में हमें क्या बोला है। पेपर फ्राई ने हमें लिखा है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ग्राहक को अपनी शिकायत के लिए पहरेदार टीम से संपर्क करना पड़ा। कंपनी का कहना है कि पहरेदार से संपर्क से पहले ही टीम ने ग्राहक की संतुष्टि के आधार पर मामले को सुलझाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। एस्केलेशन टीम के हेड व्यक्तिगत तौर पर मामले को देख रहे थे ताकि ग्राहक को एक तय वक्त में राहत मिल सके। अब मामला सुलझ गया है और कंपनी के रिस्पांस को कंज्यूमर ने 10 में 10 नंबर भी दिए हैं। कंपनी ने पहरेदार को भरोसा दिलाया है कि कंपनी के पास शिकायत सुलझाने का प्रॉपर मैकेनिज्म है और इसके जरिए कंपनी मामले सुलझाती है। इसके साथ ही कंपनी का यह भी दावा है कि उसको मिली कुल शिकायतों में से 98% शिकायतें पहले के ही 48 घंटे में ही सुलझा ली जाती है। लेकिन अशफाक जी का मामला पेपर फ्राई आपसे कहीं ना कहीं मिस हुआ है, इस बात को मान लीजिए। और अब मैं बिल्कुल इससे अग्री करती हूँ कि अब अशफाक जी संतुष्ट हैं, लेकिन जब तक पहरेदार बीच में नहीं आया था तब तक वो असंतुष्ट ही थे, और अब खुश है अशफाक जी, आपने जो प्रोएक्टिवली कदम उठाया है इसके लिए पेपर फ्राई को भी थैंक यू। छोटा सा ब्रेक के बाद कंज्यूमर फोरम का एक ऐसा फैसला जो कंज्यूमर को दिला रहा है जीत, और हमारे और आपके लिए उसमें है कुछ सीख वाली बात भी। आगे जब भी हम और आप बैंक या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं तो बदले में वो संस्थान आपकी प्रॉपर्टी के दस्तावेज अपने पास जमा करता है और बकाया चुकाने के बाद आपको ये वापस किए जाते हैं। लेकिन सारे ड्यूज चुकाने के बाद आपको ये पता चले कि बैंक या उस वित्तीय संस्थान जिससे आपने लोन लिया है उसकी गलती से आपके डॉक्यूमेंट्स गायब हो गए या उनको नुकसान पहुंचा है, तो आप क्या करेंगे? भोपाल के सत्येंद्र सिंह परमार ने ऐसी स्थिति का सामना किया। सत्येंद्र जी ने 2009 में एक फ्लैट खरीदा था और LIC हाउसिंग फाइनेंस से 8,70,000 रुपए का लोन लिया था। लोन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद LIC ने ग्राहक के दस्तावेज मॉर्गेज के तौर पर अपने पास रखे। सत्येंद्र सिंह परमार ने 1 मई 2018 को फाइनेंस कंपनी को पूरी राशि वापस कर दी और इसके संबंध में LIC हाउसिंग फाइनेंस ने सत्येंद्र को एक नो ड्यू सर्टिफिकेट भी जारी किया। जब LIC हाउसिंग से ग्राहक ने मॉर्गेज की गई रजिस्ट्री के सारे दस्तावेज मांगे तो कंपनी ने पहले कहा कि वो सेफ स्टोरेज में रखें। 2 महीने बाद फिर ग्राहक ने फॉलो अप किया, दस्तावेज की पूछताछ की तो पता चला कि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, और साथ में ये भी बताया कि जहां ये पेपर्स रखे गए थे उस जगह पर पानी भर गया था और इस वजह से रजिस्ट्री के सारे जो पेपर्स हैं वो खराब हो गए हैं, जो अब नहीं दिए जा सकते हैं। ग्राहक ने लंबे वक्त तक कंपनी और उसके अफसरों के चक्कर लगाए, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं निकला तो सत्येंद्र पहुंचे कंज्यूमर फोरम और दोनों पक्षों की दलील के सुनने के बाद फोरम ने LIC हाउसिंग फाइनेंस की इस तरह की लापरवाही को सेवा में गंभीर
कमी माना। फोरम ने फैसला सुनाते हुए 2 महीने के भीतर रजिस्ट्री की डुप्लीकेट कॉपी बनवाकर सत्येंद्र जी को देने का आदेश दिया। साथ ही LIC की गलती के चलते रजिस्ट्री खराब या गुम हुई है और इसका भी प्रमाण पत्र देने के लिए कहा गया। फोरम ने जुर्माने के तौर पर LIC हाउसिंग फाइनेंस को 1 लाख रुपए ग्राहक को देने के लिए कहा और 10,000 रुपए कानूनी प्रक्रिया पर हुए खर्च के तौर पर भी देने का निर्देश सुनाया। कंज्यूमर फोरम का फैसला हमें बता रहा है कि कंज्यूमर की अनदेखी और जब आपसे होती है गलती तो आप इस तरह की लापरवाही के लिए खामियाजा भी भुगते हैं। तो जीत रहा है कंज्यूमर और इसी नोट पर पहरेदार में हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम हाजिर रहेंगे आपकी आवाज बुलंद करने के लिए। नमस्कार।